जल्दी से ज्वाइन करो, टाइम नहीं है हमारे पास। इसके बाद आपका वापस लेक्चर भी है आज। तो कौन सा लेक्चर है वैसे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ठीक है। केमिस्ट्री। चलो ठीक है। मैं बता रहा था आपको, आप फिलहाल इसमें नहीं पढ़ रहे, मैं आपको सुना बातें जो बोल रहा हूँ वो सुनो अच्छे से, फिर इसमें पढ़ लेंगे। हाँ, इसका आंसर किसने दिया? नील बोर जो है उन्होंने आंसर दिया, और उनका मॉडल सबसे ज्यादा माना जाता है। उनका मॉडल जो है, एटम का जो मॉडल उन्होंने बताया, उसी को एक्सेप्टेड मॉडल है वो अभी के लिए फिलहाल। इससे ज्यादा भी अभी आगे और गया होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि एटम के बारे में ज्यादा मत सोचना, बहुत कॉम्प्लेक्स है एटम। अभी भी रिसर्च चल रही है, इतना डिटेल है, जो चीजें हमने कभी देखी नहीं है उसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। इसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, अगर किसी को पता होगा तो। इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। पूरी एक ब्रांच है इनफैक्ट एटम को लेकर, सिर्फ एटम को लेकर एक पूरी ब्रांच है, दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। अगर किसी को फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो, या तो वर्ड जरूर सुना होगा आपने ये, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसको लेके अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो ज्यादा मत सोचना एटम के बारे में, जितना मैं समझाता हूँ आपके लेवल पे उतना ही काफी है। ठीक है, उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्वांटम का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आगे आने वाला, क्वांटम का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर नील बोर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स होती है। वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल लूज नहीं करने वाला है। प्लीज अभी मैसेज नहीं, ठीक है? अब सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैसेज नहीं, ठीक है? सुनो अच्छे से, फिर मैं जब पूछता हूँ तभी, वरना क्या है, मतलब नहीं निकलेगा, आपका लॉस हो जाएगा। ओके, और फिर मैं मैसेज देखूंगा तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। ओके, सुनो अभी मैं क्या बोल रहा था। साइंटिस्ट जो थे नील बोर, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है। वो अपनी एनर्जी को कभी लिबरेट नहीं करता, भले ही वो एक्सेलरेटेड मोशन है, वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी लूज नहीं करता है, ना गेन करता है। ना तो एनर्जी को गेन करता है, ना लूज करता है। और ये भी बताया था उन्होंने कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाद आजू बाजू बहुत सारे ऑर्बिट्स है, बहुत सारे ऑर्बिट्स है। और इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में मूव नहीं करता है। हम जो पढ़ते हैं के एल एम एन, वो जो पढ़ते हैं, के ऑर्बिट है, फिर एल है, फिर ठीक है जो भी है, शेल है, वो ठीक है, वो आप स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे भी ठीक है। बट मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। उनका मानना था बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है। मतलब समझो कि एक ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी फिक्स है 5, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सदियों तक उसके अंदर जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी 5 ही रहने वाली है। अनटिल एंड अनलेस हमने बाहर से कुछ गड़बड़ की, कुछ चेंजेस किए, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे, अदरवाइज वो 5, उसकी एनर्जी 5 है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 है, तो वो जो इतने सारे ऑर्बिट्स है, उसमें से जिस ऑर्बिट की एनर्जी 5 होगी उसी के अंदर घूमेगा जिंदगी भर। और ऐसे ऑर्बिट जिनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं होती, जिनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं होती, उनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। उनको बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, एनर्जी रुकी हुई है। ऐसे ऑर्बिट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर हम उसको बोलते हैं बोर ऑर्बिट। ठीक है, बोर साइंटिस्ट जो उन्होंने बताया था, इसीलिए उन्होंने अपना नाम रखा है। तो उसको हम बोर ऑर्बिट बोलते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ये नील बोर का कहना था। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में मूव करेगा इसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आप उसको बाहर से एनर्जी दोगे, बाहर से एनर्जी दोगे, तो वो क्या करने वाला है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। जब कभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब कभी भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाहर से, तो हमेशा वो कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। समझो एक इलेक्ट्रॉन है, वो 5 एनर्जी से घूम रहा है और उसने बाहर से 5 एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तब उसकी एनर्जी 10 हो गई। तो ऐसे ऑर्बिट में चला जाएगा जिसकी एनर्जी 10 है, अभी जिसकी एनर्जी अभी 10 है। ठीक है, और अगर उसने एनर्जी एमिट की, अगर उसने एनर्जी एमिट की, कोई भी सेंस में अगर उसने एनर्जी एमिट की, समझो 5 में घूम रहा था और उसने कुछ, कोई तो रीजन है, जो भी रीजन है वो आपको भी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, उसने एनर्जी एमिट कर दी, समझो 2 एनर्जी एमिट कर दी, तो पीछे कितनी बची, 3। तो अब वो किस में घूमेगा,
अब वो उसके नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा जिसकी एनर्जी 3 होगी। जिसकी भी एनर्जी 3 होगी अब वो वहां घूमेगा। बट जब वो घूम रहा है, मैं आज वही बात ध्यान से सुनो, जब वो घूम रहा है, सिर्फ घूम रहा है, तब वो एनर्जी लूज नहीं करता है। ठीक है, जब वो घूम रहा है तो वो घूम रहा है। अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो उसके लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। बट जब वो घूम रहा है तब वो नॉर्मली अपनी एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करता है ना ही एमिट करता है। कुछ स्पेशल टाइम्स होते हैं तब वो अपनी एनर्जी को वो बाहर से एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, ऐसा होता है। ऐसा नील बोर का कहना था। उन ऑर्बिट्स को उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स और बोर ऑर्बिट बोला। और इस तरह से उन्होंने प्रूव कर दिया कि एटम स्टेबल है। बस इतना बोल के उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एटम स्टेबल है। हालांकि बहुत सारी चीजें और भी है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी लेक्चर आपका 10 मिनट ही बचा है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने इसको बता दिया, रदरफोर्ड को हटा दिया गया और बोर का जो मॉडल है वो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल। ठीक है, इतना समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। Yes, sir. Yes. ये तो हो गया नील बोर के बारे में। अब नील बोर ने, अब वापस और फिजिक्स आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स आएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। उसके बाद नील बोर ने सब मॉडल तो दिया, ठीक है, पर उन्होंने 3 लॉज भी दिए फिर अपने। नील जो बोर है उन्होंने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। क्या वो उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इस बुक में किस तरह से दिया है मैंने अभी तक चेक नहीं किया, देखते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बता देता हूँ तब तक। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फंक्शन भी है, मैग्नेटिक फंक्शन भी है। आप देख सकते हो इसमें एक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और एक वेव जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। ठीक है, और क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और मैग्नेटिक फील्ड की वेव आपस में परपेंडिकुलर होती है। ऊपर से ये दोनों आपस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब समझो कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है एक्स एक्सिस में या एक्स डायरेक्शन पे, एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो समझो वाई एक्सिस में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो जेड एक्सिस में होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ऐसे वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सन से आने वाली रेज जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। आप जो अभी देख पा रहे हो दैट इज विजिबल लाइट, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। सन से आने वाली सब वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें से हम सिर्फ किसको देख पाते हैं? विजिबल लाइट को। हम सिर्फ किसको देख पाते हैं? विजिबल लाइट जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। अभी आसपास, आपके आसपास सॉरी, इसके आसपास इंफ्रारेड भी होगी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, सब है, पर आपको नहीं दिख सकती। हम देख ही नहीं सकते उनको, हमारी आईज उनको नहीं देख सकती। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट टाइम नहीं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। सब सन से आता है। ठीक है, सब सन से आता है, बस उसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो ब्लॉक कर लेता है ओजोन लेयर ब्लॉक भी कर देता है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। उसके बारे में उसके बाद थोड़ा सा वेव के बारे में और बता देता हूँ आपको। वेव के बारे में थोड़ा बहुत स्कूल से भी आइडिया होगा मेरे ख्याल से, मैं बता देता हूँ। कुछ चीजें बतानी वो बता देता हूँ। ये एक वेव है, ये पूरी एक वेव है। ठीक है, आपको पता होगा ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट, नोन एज क्रेस्ट। ये लोवेस्ट पॉइंट है, दैट इज नोन एज ट्रफ। ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रफ। ओके, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ये पूरा एक वेव कहलाता है। या फिर आप एक वेव का डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो, ये आधी वेव बनाई मैंने, दूसरी वेव, तो दूसरी वेव का ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या है? क्रेस्ट। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं, उसको एक वेव भी बोल सकते हो आप। एक वेव क्या होती है? एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक।
वो पूरा मिला के एक वेव होती है। और उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच में, उसको बोलते हैं वेवलेंथ, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, ये जो टर्म है उसको लैम्बडा बोलते हैं, दिस इज नोन एज लैम्बडा। तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। ठीक, हमेशा हाईएस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है बेस से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जब जाता है, तो ये जो इतना बता रहा हूँ मैं आपको ब्लू कलर में बताता हूँ, ये जो इतना पोर्शन है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. मैं आपको बोर के बारे में अगले क्लास में बताने वाला हूँ, बिकॉज अभी मतलब नहीं, इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए मैंने बीच में वेव चालू किया है। बोर के 3 लॉ सब हम अगले क्लास में अच्छे से करेंगे डिटेल में। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा किसी को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एनीवन नोस फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या आवाज बराबर नहीं आ रही है? मैसेज 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 करके कोई बता सकता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अच्छा, आपने सुना है ये सब वर्ड्स पहले सुने आपने? क्रेस्ट, ट्रफ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब वर्ड सुने? एम्पलीट्यूड, लिखा Yes, sir. Yes, सुना sir. होगा ना? कितना सुना होगा आपने? बराबर बराबर। क्या लिखा किसी ने? परफेक्ट परफेक्ट। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। मतलब समझो, एक बात समझो, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ हाइपोथेटिकली बता सकते हैं, हमारे पास कोई वीडियो तो है नहीं। देखो ये पॉइंट है, समझो ये पॉइंट है, मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, और समझो इधर से है ना वेव पास हो रहे थे बहुत सारे। तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हुए? एक सेकंड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने सिलेक्ट कर दिया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितने वेव्स पास हुए? दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ, अगर आपको इतना समझ में आता है, मुझे बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ध्यान से देखना अभी। ये ए है, ये हमारा बी है, बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? परफेक्ट, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? डेफिनेटली किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, समझो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने, ये वाला लास्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, देखो ब्लू कलर से, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, अब आप देखो इस पॉइंट से, समझो ये जो मैंने बनाया ये 1 सेकंड का डायग्राम, या फिर आप देख सकते हो कि इस 1 सेकंड के अंदर इस पॉइंट से कितनी वेव्स जा रही है? 2। ये पूरा जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, समझो ये 1 सेकंड का डायग्राम, 1 सेकंड में ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं, सेम पॉइंट। आप देख सकते हो 1 सेकंड में ए में कितनी वेव्स हुए? 2 वेव्स, 2 वेव्स पूरे हुए। ये एक वेव, ये दूसरी वेव। जबकि आप देख सकते हो उसी टाइम में बी में कितने वेव्स निकले? 1, 2, 3, 6 हाफ है, 5.5। उसमें 2 है, उसमें 5 है। समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा पास हो रही है 1 सेकंड के अंदर। समझ में आया? दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप इस डायग्राम से देख सकते हो। वेवलेंथ क्या होता है? 2 क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, ये रहा क्रेस्ट, क्रेस्ट, दिस इज वेवलेंथ, क्रेस्ट, क्रेस्ट। तो देखो इसकी जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। अब बताओ मुझे इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ आपको ज्यादा लग रही है? चल मैसेज मैसेज जल्दी बताओ, टाइम कम बचा हमारे पास। किसकी वेवलेंथ ज्यादा है?
क्लियर कर देख सकते हो आप, ए की वेवलेंथ ज्यादा है, ए की वेवलेंथ ज्यादा है, समझ में आया? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसकी वेवलेंथ कम होती है। आप देखो ना इधर वेवलेंथ कितना है, इतना सा है, इधर वेवलेंथ इतना बड़ा है। तो ये भी भूलना मत, ये सब अगले क्लास में मैं रिवाइज कराने वाला हूँ, बट इतना ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? Yes, sir. और जितना Yes. मैंने आपको बताया वो कभी भूलना मत। अगली बार से अगर आपको कोई भी पूछे सर्कुलर मोशन कैसा होता है, हमेशा सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, अगले क्लास में। Bye, sir. ओके, Bye, sir. बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.